अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। करोड़ों के चहेते IND टुडे ने सालों से अपने चाहने वालों के लिए कड़वी सच्चाइयों की इत्तलात आप तक पहुंचाता आ रहा है और हमारे चाहने वालों की मोहब्बत भी बड़ी लाजवाल साबित हुई है कि मतला अबर आलूद रहने के बावजूद भी वो हमारी तलाश में रहती है। अभी IND टुडे के नुमाइंदे खास असद खादरी ने हिंदल वली बारगाह गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह में हाजिरी देते हुए गद्दी नशीन बारगाह हजरत सैयद सरवर चिश्ती से मुल्क की मिल्लत इस्लामिया के मौजूदा हालात पर तबसरा रिकॉर्ड किया। लीजिए मुलाहिजा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असद खादरी हैदराबाद से राजस्थान की सरजमीन पर हिंदल वली अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी का शर्फ हासिल किया हूँ। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के हुजरे में बैठा हूँ जो सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ उठने वाली आवाज़ का जवाब देते हैं और हमेशा मुसलमानों को विवादित बनाए जाने पर मुसलमानों की जानिब से कई बार आपने मुकाबला किया है। मैं बात कर रहा हूँ हज़रत सैयद सरवर चिश्ती साहब गद्दे नशीन बारगाह गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। आप हमेशा हिंदुस्तान के कई कंट्रोवर्शियल मुसलमानों के खिलाफ दिए गए बयानात या कभी शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी होती है तो आपने हमेशा उसका जवाब दिया है। तो मैं हजरत से कुछ सवाल करने की जसारत हासिल करूंगा। हजरत बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में जो ख्यालात आज मन घड़त लोग लगा रहे हैं कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं, जबकि पार्लियामेंट में हमेशा देखा गया कि मजलूमों की आवाज़ बनकर बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी बोलते नजर आते हैं। आपका क्या रद्द-ए-अमल है बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी के बारे में, जाहिर करें। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये जो उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं उसकी बुनियादी वजह ये बताते हैं कि मुस्लिम वोट्स का डिवीज़न करते हैं। जैसे अभी हाल ही में महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ तो इन्होंने जो कैंडिडेट्स खड़े किए उसमें NCP और कांग्रेस के कैंडिडेट्स के वोट्स कटे, मुस्लिम वोट्स, और उससे बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा या शिवसेना को फ़ायदा पहुंचा, क्योंकि कोलिशन उस वक्त इलेक्शन में बीजेपी और शिवसेना का था, दे वर कोलिशन पार्टनर्स। तो ये तो कोई दलील नहीं बनती है। उसकी वजह यह है कि आज देखें ना, कांग्रेस और NCP के समर्थन से ही, उन्हीं की सपोर्ट से, उनके ताउन से ही शिवसेना के उद्धव ठाकरे CM बने, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने, और बनने के दूसरे दिन ही उन्होंने एक बयान दिया, और वो बयान ये दिया कि मैं हिंदुत्व के एजेंडे पे आज भी कायम और दायम हूँ। और जनवरी 93 में जो कम्युनल लॉर्ड्स हुए महाराष्ट्र में, कम्युनल लॉर्ड तो नहीं कहूँगा, मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती और अत्याचार हुआ बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद, जो 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद में इस्तेमाल हुई थी, शहीद हुई थी, और जनवरी 93 में जो मुसलमानों पे जुल्म और ज़्यादती हुई, श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें, उसमें उन्होंने शिवसेना को भी मुलविस किया है। तो अब मुझे ये बात बताएं, तो सेकुलर वोट्स कहाँ से रहे? अगर ये लोग कहते हैं कि सेकुलर वोट्स का डिवीजन हुआ, तो सेकुलर वोट्स और सेकुलर पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज तो आज शिवसेना को सपोर्ट कर रही हैं, जो कि हमेशा से एक एंटी मुस्लिम एटीट्यूड रहा है। देखिए, कोई भी सियासी जमात होती है, सियासी जमात का सरबराह होता है, तो वो अपने इस पॉलिटिकल सिस्टम में, इस डेमोक्रेसी में अपने कैंडिडेट्स खड़े करता है, और अगर वो अपने कैंडिडेट खड़े करता है और मुस्लिम्स उसको ना देख के किसी दूसरे को देते हैं और 2 जगह बढ़ जाते हैं, तो उसमें उसका क्या कसूर है? देखिए, जितनी भी नाम नेहाद की सेकुलर पार्टीज हैं, 72 ईयर्स का, 72 साल का हमारा बड़ा तंग तजुर्बा है। अब आप देखें ना, उस वक्त तो सिर्फ कांग्रेस हुआ करती थी, कितने सारे कम्युनल राइट्स हुई कांग्रेस के जमाने में। अच्छा, जब 93 में कम्युनल राइट हुआ तो यही शरद पवार चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, किस बेदर्दी से मुसलमानों को मारा गया है। तो ये कह देना कि मुस्लिम वोट्स का डिवीजन हो गया, बीजेपी जीत गई,
तो कई जगहों पे तो इन्होंने अपने कैंडिडेट्स भी खड़े नहीं किए थे, फिर बीजेपी और शिवसेना जीती। सिर्फ इसी बात पर अगर आप, ठीक है आज ये हार रहे हैं, इनके कैंडिडेट्स नहीं जीत रहे हैं, लेकिन अगर इन्होंने ये लाइन पकड़ी रखी तो आने वाले 3-4 इलेक्शंस बाद इनकी पॉलिटिकल पार्टी के भी काफी कैंडिडेट जीत कर आएंगे। हाँ, अब ये डिबेटेबल बात है कि इन्हें अपने कैंडिडेट्स खड़े करना चाहिए या ना करना चाहिए, ये एक डिबेट है, लेकिन इस बुनियाद पे इनको बीजेपी का एजेंट कह देना ये मेरे अक्ल और फहम में नहीं आता है, क्योंकि आज की तारीख में इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट में खड़े होकर जिस अंदाज से, जिस एग्रेशन से, जिस लॉजिकल और लीगल इंटरप्रिटेशन से ये मुसलमानों का केस पेश करते हैं, तो मुझे बताएं कि दूसरा मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो इस मजबूती से केस पेश करता हो। उसके बाद भी आप ये कहें, और इनको तमाम कट्टरपंथी हिंदू जिनसे नफरत करती हो, मीडिया बैशिंग करती हो, इनको सांप्रदायिक बताती हो, इनको कम्युनल बताती हो, इनको मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट बताती हो, तो ये कहां से बीजेपी के एजेंट होगा? असल में हो क्या रहा है, कुछ मुस्लिम नाम निहाद के लीडर्स की दुकानें बंद हो गई हैं, तो उन्होंने ये शोषा छोड़ा। मेरे नजदीक और मेरी जहां तक नाकिसे अक्ल में ये बात आती है, मैं इनको कतई तौर से बीजेपी का एजेंट नहीं मानता हूं, और हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहीं तो ठहरना होगा, किसी को तो अपना रहबर मानना होगा, किसी को तो अपना रहनुमा मानना होगा। तो अब बात बताएं, आज की तारीख में कोई बैरिस्टर है, पढ़ा लिखा है, एक पर्सनालिटी है, एक बॉडी लैंग्वेज है, एक एग्रेशन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसकी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी है, साहिब हैसियत है, किस जाविये से और किस नज़रिए से आप उन्हें बीजेपी का एजेंट मानेंगे? तो आज आपके पास कोई, देखें अमेरिका और इंग्लैंड से या आसमान से तो कोई आपका लीडर टपकेगा नहीं, यही ले देखें, तो कहीं तो आपको ठहरना पड़ेगा और किसी को तो अपना लीडर मानना पड़ेगा। और मेरी नज़र में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इस वक्त असदुद्दीन अवैसी साहब से बढ़िया मुस्लिम लीडर कोई नहीं हो सकता। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।